साथियों, आप सभी का मिस्सा क्लासेस में स्वागत है। आज हम जो इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहे थे, जेपीएससी पेपर 4, उसका चौथा क्लास में है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, ये हमारा जो टॉपिक है, ये सिलेबस है पेपर 4 का, उसका चौथा टॉपिक है। और इसी वीडियो में आपको इसका पांचवा टॉपिक भी पढ़ाएंगे, क्योंकि ये राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है बहुत छोटा टॉपिक है, ये तुरंत खत्म हो जाएगा। तो इसी में ही आगे आपको संघीय सरकार भी मिलेगा। संघीय सरकार, जिसमें संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, एक गठबंधन सरकार के अंतर्गत स्थित कार्य जो हैं वो सब आपको इसी वीडियो में आगे मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, तभी आप चीज़ को समझ पाइएगा क्या है नहीं है, और अपना तैयारी को और मजबूत कर सकिएगा। तो ये आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, तो सबसे पहले नीति निदेशक सिद्धांत के विषय में हम लोग देखते हैं। नीति निदेशक सिद्धांत। ठीक है, तो नीति निदेशक सिद्धांत अथवा तत्वों से आशय उन आधारभूत सिद्धांतों अथवा तत्वों से है जिनके संदर्भ में संविधान निर्माताओं को यह विश्वास था कि वे भारत की भावी सरकार के नीतियों के निर्धारण में दिशा निर्देश का कार्य कर सकते हैं। यद्यपि नीति निदेशक सिद्धांत का कोई वैधानिक आधार नहीं है और ना ही कोई वैधानिक उपचार ही प्रदान करते हैं। नीति जो बनाने का है हमारा, वो उसमें किसी प्रकार का वैधानिक यानी या फिर हम कह सकते हैं संविधान में ऐसा कोई लिखित प्रावधान नहीं है, या कोई सिद्धांत नहीं है, और ना ही उसका कोई उपचार है। भारतीय संविधान में प्रावधानित नीति निदेशक सिद्धांत एक प्रकार के सुझाव मालूम पड़ते हैं। एक प्रकार का सुझाव है जो भारतीय संघ के समस्त अधिकारियों को संबोधित है, जिन्हें हम नई सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के उन आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण रहे जिसकी स्थापना का उद्देश्य संविधान में रखा गया है। ठीक है, यानी कि संविधान में जिस प्रकार से बताया गया है, जिस उद्देश्य से संविधान को बनाया गया है, उसी आधार के ऊपर, यानी कि उसी नींव में हम घर को बनाएंगे। किस हिसाब का हम नीति बनाएं कि वही आधार पर हम एक अच्छा सुंदर सा घर बना पाए। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 37 में निहित प्रावधानों के अनुसार नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत किए गए प्रावधानों या उप प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकती है, परंतु इसके बावजूद नीति निदेशक तत्व शासन के मूलभूत तत्व हैं तथा विधि निर्माण की प्रक्रिया में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। इससे स्पष्ट होता है कि नीति निदेशक तत्वों का मौलिक अधिकार के समान संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है और न वे न्याय योग्य अर्थात न्यायालय के द्वारा लागू कराए जा सकते हैं, परंतु इसके बावजूद राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपनी नीतियों का सृजन करते समय नीति निदेशक सिद्धांतों को आधार मानकर इसका ध्यान रखें। भारतीय संविधान निर्माताओं ने नीति निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार के सदृश न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय
इसलिए नहीं बना है कि संविधान लागू होने के बाद ही नागरिक न्यायालय के माध्यम से उक्त सिद्धांतों को क्रियान्वित करने की मांग करने लगेंगे, जिससे पूरा सरकार असक्षम हो सकता है या हो जाता। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग संविधान में प्रावधानित नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में हम लोग आगे जानकारी लेते हैं। तो भारतीय संविधान में प्रावधानित नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में प्रावधानित नीति निर्देशक सिद्धांतों का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। प्रोफेसर एम शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक, किसके द्वारा? प्रोफेसर एम शर्मा। ठीक है, एम शर्मा के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जो उसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक। हम लिख देते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक है। इंडियन रिपब्लिक के नाम से एक किताब लिखा गया है, तो प्रोफेसर एम शर्मा के द्वारा। ठीक है, शर्मा के द्वारा एक किताब लिखा गया है। ठीक है, इसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो कौन कौन से वर्ग हैं? तो सबसे पहला आ जाता है समाजवादी सिद्धांत। ठीक है, ये प्रोफेसर एम शर्मा के द्वारा वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, संविधान में किसी प्रकार का कोई वर्गीकरण नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहला आता है समाजवादी सिद्धांत, यानी कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। ठीक है, समाजवादी सिद्धांत। ठीक है, बार बार आकार का पड़ जाता है सिद्धांत। ठीक है, इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत विशेष प्रकार के ऐसे सिद्धांत हैं जिनका उद्देश्य भारत में सामाजिक न्याय पर आधारित समता मूलक समाज की स्थापना करना है। भारत में सामाजिक न्याय पर आधारित समता मूलक यानी कि समान रूप से समाज की स्थापना करना है, जिसमें मूल जो है, मूल तत्व जो है सो समानता होगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, क्या क्या आते हैं, इसके विषय में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो अनुच्छेद आता है हमारा अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A। तो अनुच्छेद 39A के अनुसार राज्य अपने आर्थिक संसाधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के अंदर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपने योग्यता के अनुसार रोजगार पा सके। ठीक है, 39A में यह कहा गया है कि राज्य अपने आर्थिक संसाधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के अंदर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिकों को अपने योग्यता के अनुसार रोजगार दे सके। क्लियर है? अब आता है 39B। 39B, इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 39B में प्रावधानित है कि राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा
कि संपत्ति और उत्पादन के साधन को इस प्रकार केंद्रीयकरण ना हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार से हानि हो। राज्य जो है सो किसी प्रकार से संपत्ति और उत्पादन के जो साधन है इसका केंद्रीयकरण नहीं करेगा। केंद्रीयकरण मतलब समझ में आ रहा है ना, कोई खास वर्ग के हाथ में चला जाए या किसी खास समूह के हाथ में यदि संपत्ति और उत्पादन का साधनों का जो साधन है वह किसी खास वर्ग के हाथ में चला जाए तो वो केंद्रीयकरण हो जाएगा। ठीक है, वो सार्वजनिक हित में हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, यदि मान लीजिए देश के अमीर वर्गों के पास ही केवल संपत्ति और उत्पादन के साधन मिल जाते हैं तो किसी खास वर्ग को ही इससे फायदा होगा, पूरे समाज को फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 39B में यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब आगे है 39C। 39C, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 39C में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में विद्यमान भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा जिससे अधिकाधिक तथा जीवन निर्वाह का सभी को अधिकार या अवसर प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें भी वही बात कहा गया है कि भौतिक साधनों का भी केंद्रीयकरण नहीं किया जाएगा, भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तथा उनके जीवन निर्वाह का सभी को समान अवसर प्राप्त होगा। ठीक है, अब आता है 39D। 39D। ठीक है, तो अनुच्छेद 39D में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन स्त्री और पुरुष वर्गों दोनों वर्गों के लिए। ठीक है, उसके बाद 39E में कहा गया है कि अनुच्छेद 39E में निहित प्रावधानों के अनुसार महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों के लिए स्वास्थ्य का समुचित प्रबंध करेगा। राज्य ऐसी का भी प्रबंध करेगा जिससे बच्चों को आर्थिक आवश्यकताओं के चलते कोई ऐसा कार्य करना पड़े जिससे उसके स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक है। ठीक है, यानी कि राज्य जो है सो संपूर्ण स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चे हो उनके स्वास्थ्य का समुचित प्रबंध करेगा, साथ ही साथ ऐसा प्रबंध भी करेगा कि आर्थिक आवश्यकताओं के चलते कोई भी बच्चा आर्थिक क्रिया करने के लिए मजबूर ना हो जिससे उसके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़े। ठीक है, इसका कारण क्या है, क्योंकि हमारा भविष्य जो है सो हमारे बच्चों में ही निहित है। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41, ठीक है, तो अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपने संसाधनों के अनुरूप यह सुनिश्चित करेगा कि बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, अंगहीनता आदि स्थितियों में सार्वजनिक सहायता दी जा सके। ठीक है, अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि बेरोजगारी हो गया, वृद्धावस्था हो गया या बीमारी हो गया या अंगहीनता यानी कि किसी के बॉडी में कोई अंग का कमी है तो ऐसी स्थितियों में उसको सार्वजनिक सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, इसके बाद आता है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को अपना जीवन निर्वाह हेतु यथोचित वेतन मिल सके, उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके, वे अवकाश के समय का समुचित उपयोग कर सके और उनको सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति का अवसर प्राप्त हो। ठीक है, तो
तो 43 में क्या कहा गया है कि राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वहन हेतु यथोचित वेतन मिले, उसका जीवन स्तर ऊपर उठ सके, वे अवकाश के समय का समुचित उपयोग कर सके और सामाजिक एवं संस्कृति यानी कि अपना सांस्कृतिक उन्नति का अवसर उसको समान रूप से प्राप्त हो। क्लियर है। अब जो तीसरा सिद्धांत आता है, दूसरा सिद्धांत हमारा आता है उदारवादी सिद्धांत, जिसको लिबरल प्रिंसिपल हम लोग कहेंगे अंग्रेजी में। ठीक है, क्या है? उदारवादी सिद्धांत। ठीक है, तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के उन तत्वों को उदारवादी श्रेणी में रखा गया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा एवं स्वतंत्रता की रक्षा करना हो, उसे ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना हो जिसमें वह अपना विकास कर सके। इन श्रेणियों में जो इस श्रेणी से जो संबंधित नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, उसको हम लोग अब देखते हैं आगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला आ जाता है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य अपने सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का सृजन करेगा। ठीक है, इसके बाद आता है अनुच्छेद 39A। अभी हम लोग कुछ देर पहले इसको जाने। ठीक है, तो इसके अनुसार राज्य आवश्यकता अनुसार निःशुल्क वैधानिक सहायता भी उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 45। ठीक है, तो अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जानी चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 50 इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 50 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राज्य अपनी सेवाओं में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य पृथककरण का प्रयास करेगा, यानी कि दोनों अलग करने का प्रयास करेगा। किसको किसको? कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को। ठीक है, इसके बाद आता है अनुच्छेद 43A 43A। अनुच्छेद 43A में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राज्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रबंध में कर्मचारियों को भागीदारी प्रदान करने के लिए समुचित कदम उठाएंगे। इसके बाद आता है 49 अनुच्छेद 49। ठीक है, तो अनुच्छेद 49 के अनुसार राज्य के ऐतिहासिक महत्व के स्थानों की सुरक्षा करना राज्य का दायित्व है। यानी कि हमारा देश में जो भी ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं, जैसे कि हम हड़प्पा के जो मिले हैं बहुत सारे, राखीगढ़ी में है, लोथल में है ना, या फिर कोई भी पुराना चीज जो ऐतिहासिकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसकी रक्षा करेगा। ठीक है, इसके बाद आता है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, राष्ट्र के मध्य सम्मानपूर्ण संबंधों की स्थापना तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करने का प्रयास करेगा। क्लियर है। अब तीसरा सिद्धांत जो आता है वो गांधीवादी सिद्धांत है। गांधीवादी सिद्धांत। ठीक है, इसमें है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के उन सिद्धांतों को गांधीवादी सिद्धांत के श्रेणी में रखा गया है जो गांधीवादी विचारों से ओतप्रोत है,
पूरा भरा हुआ है। गांधीवादी नीति निदेशक सिद्धांत में जो सिद्धांत दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले अनुच्छेद 40 को लिया जाता है। अनुच्छेद 40, तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में ग्राम पंचायत का गठन करेगा। इसके बाद अनुच्छेद 46 जो आता है, अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जातियों के सदस्यों के आर्थिक एवं शैक्षणिक हितों के पोषण के लिए प्रयत्न करेगा। इसके बाद अनुच्छेद 43, तो अनुच्छेद 43 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की स्थापना करने की दिशा में राज्य विशेष प्रयास करेगा। क्लियर है। अब आता है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य औषधि के उद्देश्य से प्रयोग को छोड़कर मादक द्रव्यों एवं अन्य मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगा सकता है। यानी कि औषधि के रूप में आप यदि किसी मादक द्रव्य या पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, मादक द्रव्य समझ में आ रहा है, जिसको लेने से नशा आता है, ठीक है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है। क्लियर है। अब अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य गाय भैंस आदि दुधारू पशुओं के वध को रोकने के लिए भी कानून बनाएगा। क्लियर है। चलिए आगे हम नीति निदेशक सिद्धांतों का मूल्यांकन करेंगे। नीति निदेशक सिद्धांतों का मूल्यांकन। ठीक है। तो नीति निदेशक तत्वों में संविधिकता का अभाव होने के कारण विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकों को इसकी उपयोगिता पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया है। सर आइवर जेनसिंग जेनिंग्स, ठीक है। जेनिंग्स ने नीति निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह पुण्य आत्मा लोगों की महत्वाकांक्षा मात्र है। ठीक है। प्रोफेसर हिवियर, एक प्रोफेसर हो गए जिनका नाम हुआ हिवियर, ठीक है। प्रोफेसर हवियर ने तो और भी कठोर शब्दों में नीति निदेशक तत्वों की आलोचना की है। प्रोफेसर हवियर के अनुसार नीति निदेशक सिद्धांत को पढ़कर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन विषयों को न्यायालय पर छोड़ना मूर्खता होगी। यदि यह उद्देश्य है कि संविधान के सभी को समादर एवं स्नेह प्राप्त हो तो उसमें इन सिद्धांतों का समावेश करके कुछ लाभ है तो कुछ लाभ होगा, ऐसा मालूम नहीं पड़ता है। ठीक है। यदि संविधान को गुरुता प्रदान करनी है तो नीति के इस साधारण उद्देश्य के या उद्देश्यों के निर्वाचन तथा उसकी पूर्ति के कारण विधानमंडलों में टकराव होगा और उसकी प्रतिष्ठा कम होगी। टीके शाह के नीति निदेशक सिद्धांतों की आलोचना करते हुए कहा है कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रावधान तो किए गए हैं परंतु ऐसे प्रावधानों को न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है।
क्लियर है। इसीलिए टीके शाह जी ने कहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों की आलोचना करते हुए ये ऐसा कहा है कि यह ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर ही छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों की आलोचना के प्रमुख आधार क्या क्या हैं, उसके विषय में हम लोग थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पहला है वैधानिक शक्ति का अभाव। वैधानिक शक्ति का अभाव। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों अथवा तत्वों की आलोचना का सबसे बड़ा आधार यह है कि इसमें वैधानिकता का आधार अभाव है। इसके पीछे कोई वैधानिक शक्ति नहीं है। इनका कारण इनको न्याय योग्य नहीं मानना है। यदि राज्य अपनी नीतियों के सृजन में इस विधेयक या निदेशक तत्वों से किसी प्रकार से निर्देशित नहीं होते हैं तो उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। समालोचकों ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान निर्माताओं की शुभ इच्छाएं या नैतिक उपदेश माना है जिसका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। संविधान सभा के सदस्य एन आर राघवाचारी के शब्दों में ये नीति निर्देशक सिद्धांत ललित पदवावली के उच्च स्तर से व्यक्त भावनाओं की एक पंक्ति मात्र है जिसका कोई वैधानिक महत्व नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद आता है नितांत काल्पनिक और आदर्शवादी। बहुत ज्यादा काल्पनिक है और बहुत ज्यादा आदर्शवादी है। नितांत काल्पनिक और आदर्शवादी। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रावधानित नीति निर्देशक सिद्धांतों में ऐसे सिद्धांतों की कमी नहीं है जो व्यवहारिक कम और काल्पनिक अधिक प्रतीत होते हैं। यथा मद निषेध आदि को लागू करना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है क्योंकि इसे राज्य को राजस्व, यदि हम मद निषेध कर दें यानी कि शराब को बंद कर दें तो ये अत्यंत ही कठिन प्रतीत होता है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा मात्रा में टैक्स जो है सो सरकार को मिलता है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद आता है अस्पष्टता। अस्पष्टता। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों के अनेक अंश नितांत अस्पष्ट हैं तथा यह निर्धारित करना कठिन है कि संविधान निर्माताओं का इनको समाहित करने का उद्देश्य क्या था। नीति निर्देशक सिद्धांत विषयों की दृष्टि से भी अव्यवस्थित है क्योंकि इसमें एक तरफ जहां सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान रखे गए हैं, दूसरी ओर स्मारकों की रक्षा जैसे सामान्य विषय को भी इसमें स्थान दिया गया है। यहाँ प्रोफेसर श्रीनिवासन के कथन का उल्लेख करना समीचीन होगा कि इस अध्याय में कुछ बेढंगे तरीके से आधुनिक और पुरातन के साथ और तर्क एवं विज्ञान द्वारा सुझाए गए उपबंधों को पूर्णतया भावुकता और पूर्वाग्रह पर आधारित उपबंधों के साथ मिलाकर दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के मध्य संबंध या दोनों के मध्य प्राथमिकता का प्रश्न। अब हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है,
मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संबंध या दोनों के मध्य प्राथमिकता का प्रश्न। ठीक है, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संबंध या दोनों के मध्य प्राथमिकता का प्रश्न। ठीक है, सामान्यतः यह मान्यता है कि मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं और इन्हें संविधान के किसी भी अनुच्छेद या भाग पर प्राथमिकता प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों में मौलिक अधिकारों को ही प्राथमिकता दी गई है। ध्यातव्य है कि 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के संबंध में दिए गए निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि मौलिक अधिकारों पर बिना किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाए या अस्वीकार किए बिना नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करना राज्य का दायित्व है। ठीक है, संविधान में 25वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 30 में एक नया उपबंध 30C जोड़ा गया। अनुच्छेद 30 में स्पष्ट कहा गया है कि अनुच्छेद 39B और C में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसको इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है कि उससे संविधान के अनुच्छेद 14, 19 तथा 31 यानी कि संपत्ति का अधिकार अब जो निरस्त हो गया है का उल्लंघन होता हो। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 30C में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि संसद द्वारा निर्मित किसी विधि में यह प्रावधान कर दिया जाए तो इसका अनुच्छेद 39E और B को लागू करने के लिए किया जा रहा है तो संबंधित विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसी में हम लोग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 में हुआ था, इसका निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने 25वें संविधान संशोधन को वैध माना कि अनुच्छेद 39B तथा C में प्रावधानित नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए निर्मित विधियों को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता प्राप्त होगी, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इस आशय से निर्मित विधियों की संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी को सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। ठीक है, उसके बाद 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए निर्मित विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि इससे अनुच्छेद 14, 19, 31 द्वारा प्राप्त अधिकारों का उल्लंघन होता हो। इस प्रकार 42वें संविधान संशोधन से नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई, जबकि 25वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, 1980 में मिनर्वा मिल्स वाद के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन की व्यवस्था को निरस्त करते हुए यह निर्णय दिया कि केवल अनुच्छेद 39B तथा 39C को क्रियान्वित करने के लिए निर्मित विधियों को ही मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता मिलेगी, अन्य पर नहीं। यही आज नवीनतम स्थिति बनी हुई है। ठीक है, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों का दोनों ही सामान्य महत्व है। मिनर्वा मिल्स
भारतीय संघ के निर्णय में पीएन भगवती का कथन है कि यह कहना सही नहीं है कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांत से श्रेष्ठ एवं उच्चतर है। यह निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के सम्मुख झुक जाना चाहिए। दोनों ही वस्तुत्व समान रूप से मौलिक हैं। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों की आवश्यकता है, जबकि सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम लोग नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन पढ़ते हैं। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार के लिए मार्गदर्शक है। मौलिक दिशा निर्देश आदि तत्वों को केंद्र बिंदु में रखकर केंद्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को व्यवहारिक धरातल पर लागू करने के लिए कुछ प्रयास अवश्य किए गए हैं। इनमें जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि के स्वामित्व को वास्तविक रूप से भूमि के जोतदार को सौंपना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं के प्रीवी पर्स की समाप्ति, आर्थिक एवं पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था तथा कुटीर उद्योग के विकास के लिए अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन किया गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत के गठन को संवैधानिकता प्रदान की गई। अनुसूचित जाति या जनजाति के साथ ही अन्य पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के लिए भी पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया गया। खेती में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चल रही है। ऐसी ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा विधि द्वारा सुनिश्चित की जा चुकी है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को पूर्ण रूपेण पृथक कर दिया गया है। 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, कुछ राज्यों में गौवध पर पूर्ण प्रतिबंध, निर्धनों के लिए निःशुल्क विधि परामर्श केंद्र की स्थापना आदि कदम उठाए जा चुके हैं। अधिकांश गांवों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के माध्यम से कुछ राज्यों में वृद्धा पेंशन दी जा रही है। ध्यातव्य है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने के लिए ही संविधान में पहला, चौथा और 25वां, 42वां तथा 73वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, यद्यपि सरकार में लोकतांत्रिक समाजवाद आर्थिक विषमता को न्यून करने, सभी लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए प्रयत्नशील है, फिर भी एक समतामूलक शोषण विहीन समाज की स्थापना की संभावना अभी दूर नहीं दिखाई दे रही है। भारत के 80% वित्तीय संसाधन पर मात्र 20% लोगों का स्वामित्व है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश की 1/3 से अधिक आबादी निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। बेरोजगारों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। लाखों लोग सड़कों के किनारे झुग्गी झोपड़ियों में निवास कर रहे हैं। गांव में बिजली, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। लगभग आधी आबादी निश्चर है। बाल श्रम की समस्या गंभीर होती जा रही है। कमजोर वर्ग के लोगों के ऊपर अत्याचार में निरंतर वृद्धि हो रही है। निःशुल्क विधिक सहायता का प्रस्ताव मात्र औपचारिक बनकर रह गया है। कई राज्यों में ग्राम पंचायत के चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं और साफ सुथरा वातावरण भी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, पंचायती संस्थाओं के पुनर्जीवन के माध्यम से आम जनता को सत्ता में सहभागिता देने का प्रयास अवश्य किया जा रहा है, परंतु जब तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलेगा। वस्तुतः भारत के नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन पूर्ण रूप में नहीं हो सका।
क्योंकि इसके लिए एक बड़ी आवश्यकता पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन की होती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि लोकतांत्रिक देशों में उन्नति की गति काफी धीमी होती है, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति का या तो राजनीतिक दल में अभाव होता है या संरचनात्मक परिवर्तन नहीं हो पाता या वे करने में सक्षम नहीं होते। भारत में आंशिक रूप से उपयुक्त तथ्य सही प्रतीत होते हैं, परंतु इसका आशय यह भी नहीं है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जानबूझकर लागू नहीं किया अथवा उसे अस्वीकार कर दिया गया। पंचवर्षीय योजना तथा अन्य विकासपरक कार्यक्रमों द्वारा जन सामान्य को विकास से लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के क्रियान्वयन के लिए दृढ़ शक्ति, कर्मठ संचालन तथा ईमानदारी की प्रयास भी आवश्यक है। ठीक है, इसके द्वारा ही उपयुक्त क्रियान्वयन में गति लाई जा सकती है। ठीक है, अब नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व हम जान लेते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों का समावेश देश में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया है। यद्यपि आलोचकों ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को ऐसी नैतिकता या नैतिक घोषणाएं बताया है जिससे कोई भी प्रेरणा नहीं मिलती, क्योंकि यह स्वभाव से न्याय योग्य नहीं है। यह ठीक है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है, फिर भी नीति निर्देशक सिद्धांतों को नैतिक उपदेश या पवित्र निरर्थकताएं कहना संकीर्ण दृष्टिकोण का परिचायक होगा, क्योंकि भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य का उद्देश्य इसी निर्दयी एवं कठोर विश्व में सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना करना है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि ना तो कोई अनुदार दल अपनी नीति के निर्धारण में इस सिद्धांत की पूरी अवहेलना कर सकेगा और न ही कोई उग्रवादी दल अपने आर्थिक या अन्य कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए संविधान को समाप्त करने की आवश्यकता समझेगा। एवं नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों का जो महत्व है कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहला, लोक कल्याणकारी राज्य। एक लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा लोगों की भलाई अथवा कल्याण के लिए विभिन्न तरह के कार्य किए जा सकते हैं, जैसे शिक्षा, सामाजिक विकास, रोजगार सृजन, गरीबी तथा भुखमरी का उन्मूलन, साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को उपलब्ध कराना इत्यादि हो सकते हैं। इसके बाद प्राकृतिक न्याय आता है हमारा। ब्रिटिश कानून के अनुसार प्राकृतिक न्याय को प्रमुख तीन आधार है। पहला, किसी भी विवाद में प्रत्यक्ष को उसकी बात सुने जाने का अधिकार प्राप्त है। किसी भी मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश का उस मामले के परिणाम में कोई व्यक्तिगत हित ना हो, साथ ही दंड अपराध से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के कर्तव्य हैं, इनके पीछे जनमत की शक्ति होती है एवं प्रत्येक उत्तरदायी सरकार के लिए इसके अनुरूप ही नीतियों का निर्णय अनिवार्य है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का आदर्श के रूप में भी पर्याप्त महत्व है। ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जारी अधिकारों का घोषणा पत्र तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना भी कोई कानूनी प्रपत्र नहीं है। इसके बावजूद इन देशों में संवैधानिक व्यवस्था के कार्यकाल को इन्होंने विशेष रूप से प्रभावित किया है। साथ ही साथ जहां पर संविधान की अस्पष्टता दृष्टिगोचर होती है, वहां पर नीति निर्देशक तत्वों की सहायता से संविधान की व्याख्या की जाती है। इसके आधार पर किसी भी सरकार का मूल्यांकन किया जा सकता है।
सरकार ने किस सीमा तक नीति निर्देशक सिद्धांतों को व्यवहार में लागू किया है, सरकार के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करता है। वस्तुत्व नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय शासन के सर्वोच्च सिद्धांत है। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कनिया के उस उद्देश्य का कानिया नाम के एक न्यायाधीश हुए, उनके द्वारा एक कथन है उनका। उन्होंने गोपाल बनाम चेन्नई यानी कि मद्रास राज्य विवाद के निर्णय देते हुए कहा था, कनिया के अनुसार चूंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में समावेशित हैं एवं वे बहुमत दल के अस्थायी आदेश मात्र नहीं है, वरन उसमें राष्ट्र की बुद्धिमत्ता पूर्ण स्वीकृति बोल रही है, जो संविधान सभा के मध्य में अभिव्यक्त हुई है। क्लियर है? तो यहाँ हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत खत्म होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग संघ कार्यपालिका को पढ़ाएंगे। 5वां क्लास वो होगा हम लोग का। ठीक है, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसमें हो सकता है ये हम वीडियो 2 पार्ट में बनाएं, लेकिन ये जो टॉपिक अगला टॉपिक बनने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। थैंक यू।